हाय बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 9 किसका चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। ओके, बट इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था फोर्स ऑन ए कंडक्टर। ओके, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने क्या डिस्कस किया था। सपोज ये आपकी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि कहाँ पे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे इस पर जो फोर्स लग रहा था यह इक्वल टू क्या था, I/B/L साइन थीटा। इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम प्रोसीड करेंगे और जहाँ पे आपका क्या होता था, I करंट है, इस कंडक्टर की क्या है, करंट है, B क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, L क्या, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल होता है। ओके, और हम इस फोर्स की जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ये डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहता है कि ये आपका 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, देन थंब आपका किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ओके, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम नेक्स्ट टॉपिक आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, देन आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्क ऑन, तो डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम यहाँ पे करंट कैरिंग, अब कंडक्टर नहीं बल्कि अब क्या ले लेंगे, हम लूप ले लेंगे, और जो कि कहाँ पे प्लेस होगा, मैग्नेटिक फील्ड में। एंड देन उस पर देखते हैं कि क्या टॉर्क होता है, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये आप देख सकते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी। ओके, देन अब यहाँ पे हम एक करंट कैरिंग लूप रख रहे हैं, तो लूप बच्चों क्या करेंगे, हम रेक्टेंगुलर शेप का रखेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप का ये लूप हमने प्लेस किया। लूप का नेम ABCD, ये आपका देख सकते हो एक लूप हमने प्लेस किया जिसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है ये हम सपोज करते हैं L लेंथ की है, इसकी लेंथ क्या है, L है, एंड इसकी जो ब्रेथ है ये है कितनी, B है, ब्रेथ B हो गई। ओके, देन बिकॉज हम कह रहे हैं करंट कैरिंग लूप है, सो इसमें करंट फ्लो कर रही है I, ये करंट देखो इधर से इंटर कर रही है, इधर से I करंट मूव करते हुए इस तरीके से करंट यहाँ पे मूव कर रही I। ओके, करंट हो गई हमारी, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऑलरेडी है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि इस पर टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोटेशनल इफेक्ट कैसे आएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर लूप आपका है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला AB सेगमेंट हो गया एक करंट कैरिंग सेगमेंट, फिर BC, देन CD, देन DA, ओवरऑल 4 सेगमेंट हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सेगमेंट देखते हैं AB सेगमेंट। ओके, तो AB सेगमेंट में करंट किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही। तो आप सोचो कि करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ पे प्लेस है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो देन इस पर क्या लगेगा, फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड रूल अब हम फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे निकालते हैं। सपोज करते हैं इस पर F1 फोर्स लग रहा है, तो आप फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे, देख सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने क्या रखा, 4 फिंगर, देन मिडिल फिंगर को हमने क्या कर दिया, करंट की डायरेक्शन में कर दिया, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, देन आपका थंब किधर जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, परपेंडिकुलर इस बोर्ड की क्या रहा, इनवर्ट। तो सो यहाँ पे आपका जो फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन आप दिखाओगे इस तरीके से, इनवर्ट होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ट फोर्स लग रही, इसे हम F1 फोर्स कहते हैं। इसे क्या बोल रहे हैं हम, F1 फोर्स। F1 फोर्स परपेंडिकुलर ऐसे इनवर्ट लग रही। ओके, फिर आते हैं BC की बात करते हैं। तो BC बिकॉज यहाँ पे इसके यहाँ पे लग रही है,
तो आप कहोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिर से देखते हैं, देन आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में होगा। जब इस तरीके से घूमेगी तो यहाँ पे करंट इसी की रहे, देन फोर्स क्या होगा अपवर्ड। तो इस पे आप दिखाओगे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऐसे अपवर्ड। ये हो गया F2। ओके, देन नेक्स्ट CD आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड वही है, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन, बट करंट क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई। देन फोर्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स आपका लग रहा होगा ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ये कर देते हैं F3। ये हो गया F2, ये हो गया F1। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे F1 F2 अपवर्ड और ये क्या परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ओके, देन DA पे, तो DA पे आप देखोगे तो DA के लिए बिकॉज यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे है, तो सो फोर्स भी उसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे कि यहाँ हुआ, आप देखो यहाँ करंट क्या है, अपवर्ड है, सो फोर्स क्या इनवर्ड आया। यहाँ करंट जो है डाउनवर्ड है, सो फोर्स क्या है अपवर्ड, इसका जस्ट अपोजिट। सो यहाँ भी इसका जस्ट अपोजिट, तो यहाँ भी फोर्स जो आएगा ये आएगा F4 लग रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे हम F1 F2 F3 F4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू क्या होता है, IBL साइन थीटा। तो I की करंट कितनी, I सब में सेम है बिकॉज ये कॉमन करंट सारे सेगमेंट में फ्लो कर रही है। सो I मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए कॉमन है, बट अब AB के लिए क्या लेंथ क्या है, L है, लेंथ क्या है L। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सो साइन क्या रखेंगे यहाँ पे, साइन 90। ओके, तो F1 की वैल्यू हमारी हो गई, F1 की वैल्यू IB इंटू L। ओके, देन अब हम डायरेक्टली जो है F3 की वैल्यू निकालते हैं। F3 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, I करंट I, मैग्नेटिक फील्ड B, लेंथ भी क्या है F3, मतलब CD की लेंथ भी इसी की इक्वल होगी बिकॉज ये रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड से इक्वल होती है। सो L साइन 90 यहाँ भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, IBL। ओके, देन नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पे इसका निकालते हैं F2 और F4। ओके, F2 एंड F4 निकालते हैं। F2 की वैल्यू फिर से करंट सबके लिए IB, बट इसकी जो लेंथ है मतलब ब्रेथ हमने B दे रखी है, तो BC की जो लेंथ होगी क्या होगी, B होगी। तो हम IB स्मॉल b इंटू साइन थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे ये थीटा डिग्री पे है। ठीक है, तो जितने एंगल पे ये होगा ये वाली साइड भी उतने ही एंगल पे होगी। ओके, देन IBB साइन थीटा। और F4 की वैल्यू देखें अगर तो IBB इसके लिए भी होगी और ये भी क्या होगी, साइन थीटा। तो आप एक चीज़ देखो, F2 और F4 दोनों से सेम लाइन के अलॉन्ग लग रही होंगी, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप कहोगे F2 और F4 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, मीन्स ये लेंथ के अलॉन्ग लग रहे हैं और ये ऊपर लग रही है। अब इसको हम कॉपी की हेल्प से हम देखते हैं किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। जैसे बच्चों ये आप सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड ये इस साइड से इस साइड मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, ये रेक्टेंगुलर लूप है आपका। ठीक, तो ये ऐसे रख दिया हमने रेक्टेंगुलर लूप, तो ये AB हो गया, ये BC एंड देन CD देन DA, ये साइड हो गई आपकी DA। अब आप सोचो इस पे करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ फोर्स किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड, मतलब इस तरफ ऐसे है, पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे अपवर्ड लग रहा है, ऐसे ऊपर की ओर लग रहा है, यहाँ पे इस वाले साइड में बाहर की ओर ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर इनवर्ड। उसके बाद इस वाले साइड पे आप कहोगे डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स अगर हम कहें इक्वल फोर्स से, अगर एक फोर्स ऊपर लगा रहे हैं और एक फोर्स क्या कर रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, तो आप कहोगे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मीन्स इन दोनों फोर्स F2 और F3 की वजह से इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, ना ही रोटेशनल मोशन ना ही ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, अब मोशन किसकी वजह से हो रहा है, एक्चुअली में हुआ क्या कि जो आपका AB साइड उस पर से पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड लग रहा है।
ठीक है, और यहाँ परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये दो फोर्स क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रोटेट करा देंगे, ठीक है। तो मीन्स इसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक। तो ये टॉर्क जो प्रोड्यूस करे इसी को भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। देन आपको क्लियर हो गया होगा कि एक फोर्स ए बी पे परपेंडिकुलर इनवर्ड लग रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देंगे और ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए और F2 और F3 क्या करेंगे, इसको टॉर्क प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अब ये टॉर्क कैसे प्रोवाइड करेंगे ये चीज़ देखते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट इस फिगर से अब हम थोड़ा सा इसका फिगर चेंज करते हैं ना, बिकॉज अब हम इसको टॉर्क देखने वाले हैं। तो टॉर्क देखने के लिए फिगर में चेंजेस क्या करेंगे, सपोज़ करिए कि आप ये लूप ऐसे रखा है, अब हम फ्रंट से ना देख के अगर हम यहाँ से इसको देखें, ठीक है, यहाँ से जब आप इसको देख रहे होगे तो आपको सिर्फ ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा लूप, मतलब ऐसे आपका लूप है, मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये क्या करे, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। अब ये रोटेट कर रही है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें कुछ ऐसा ये दिखेगी, ऐसे रोटेट करते हुए दिखेगी, ठीक है, ऐसे रोटेट करते हुए दिखेगी, क्लियर। तो हम यही इसका अब आपका अपवर्ड व्यू से देखते हैं इसको, ठीक है। तो अपवर्ड व्यू से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही दिखाई देगी आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B है, B आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसमें इसका ये सेक्शन हमें दिखाई देगा, तो ये सेक्शन इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ऐसा कुछ दिखाई देने, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे ऐसे दिखाई देगा, तो एक फोर्स क्या हो रहा है, जैसे ये है तो AB जिस तरफ ये बंद है, ये क्या AB है, ये क्या है CD, तो AB पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड इनवर्ड लग रहा है। इनवर्ड का मतलब ऐसे करोगे तो आप ऐसे ऊपर दिखाएगा ये, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड था, तो ये ऐसे आपको अब नीचे की तरफ दिखाई देगा, ओके। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे फोर्स एक लग रहा है F ऐसे अपवर्ड, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है, ओके। फिर से देख लो आप, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड और ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जब आप इसको ऐसे कर दोगे तो यहाँ का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ऐसे दिखाएगा ऊपर और ये दिखाएगा ऐसे नीचे की ओर, ओके। देन दोनों फोर्स हमने अभी देखा फॉर्मूले में, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, कितना था, F1 और F3, दोनों का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, IBL था, ओके। तो दोनों फोर्स इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए तो यहाँ पे एक कपल बना लिया इन्होंने, आपने क्लास 11 पढ़ा होगा कपल का मतलब होता है सेट ऑफ टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग डिफरेंट पॉइंट बट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो ये दोनों फोर्सेस क्या डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो हम इन दोनों फोर्सेस के सिस्टम को क्या बोलेंगे, कपल बोलेंगे। और ये कपल क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क ये प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स इसको आप रोटेट करेंगे, ठीक है। तो हम इसका टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू होता है फॉर्मूला आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो आप सोचो बच्चों कि अगर हम जब इस तरीके से दिखाई देंगे तो ये B होगा कि नहीं, ये चीज़ B है। अब एक अपवर्ड लग रहा है, एक डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्सेस में दिख रहा था, ये B। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आप जो दिखा रहे हो ये क्या है, एक्चुअली में B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस है B। तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और हमें करना है कि दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि हम जो यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों इसका जो लूप होता है, लूप की एक्सिस होती है। लूप की एक्सिस क्या होती है, जैसे ये लूप है तो लूप के परपेंडिकुलर जो लाइन पास हो रही है इसकी क्या होती है, एक्सिस होती है। तो अगर हम परपेंडिकुलर लाइन इसमें दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक। और ये है मैग्नेटिक फील्ड है आपकी। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो ये एंगल बन रहा है इसको हम डिफाइन कर देते हैं, कितना है, थीटा है, ठीक है। किसके साथ, आपके मैग्नेटिक फील्ड और जो ये लूप है उसकी एक्सिस के बीच का एंगल कितना हम सपोज कर लेते हैं, थीटा है। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है
तो आप यहाँ पे अब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करो, इसको एक्सटेंड कर दो, आप इस साइड को एक्सटेंड कर दो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स ये है, ठीक है, फोर्स है ये F और यहाँ एक फोर्स F लग रही, ओके। और ये एंगल हम क्या ले लें, अल्फ़ा, ये एंगल हमने ले लिया अल्फ़ा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, यही क्या हो गई, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो गई। यही डिस्टेंस हमें अब क्या करनी, कैलकुलेट करनी है। तो ये अगर अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ भी ये आप अल्फ़ा दिखा सकते हो, ओके। अब ये अल्फ़ा है और ये डिस्टेंस जो होगा किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। b के इक्वल का मतलब है जब आपने इसको इस तरीके से दिखाया तो सिर्फ ये लेंथ इफेक्टिव दिख रही है, नहीं, ये क्या है, ब्रेथ है इसकी b और ये इसकी क्या है, लेंथ। जब आप इसको इस तरीके से दिखा रहे हो तो ये सिर्फ ब्रेथ b दिखेगी। अगर ये ऐसे यहाँ पे लूप किसी टाइम पे है तो ये फोर्स क्या लग रहा है, अपवर्ड, यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड, तो जिसकी वजह से ये b दिखा रहा। तो आप देख सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया जिसमें ये क्या हो गई, हाइपोटेनियस, और हमें बेस पता करनी है इसकी, ठीक है। तो बेस पता करनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें लाना इसको थीटा के टर्म में है, ठीक है। तो थीटा के टर्म में लाने के लिए हम करते क्या हैं, अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 यहाँ पे लिख सकते हो आप, ओके। देन यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा, ओके। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से अब हम लगाते क्या है, बिकॉज ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू से यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये फॉर्मूले अभी इसको रहने देते हैं, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस x बाई हाइपोटेनियस क्या है, b। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा, b कॉस अल्फ़ा, सॉरी, ये हो जाएगी b कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे b की वैल्यू, सॉरी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा, x इज इक्वल टू b कॉस 90 माइनस थीटा, देन x इज इक्वल टू b साइन थीटा। ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही आपका कैलकुलेशन है। मींस दोनों फोर्सेस के बीच की हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स F1 और F3 ये कपल बना रहे हैं। तो कपल क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो आपको कपल हमने बताया क्या होता है, कपल का मतलब टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बोथ हैव अपोजिट, मतलब ये देख सकते हो अपवर्ड, तो ये क्या है, डाउनवर्ड, दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, IBL है, ओके। देन इसके वजह से टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली कितनी, x इज इक्वल टू b साइन थीटा, ये होगी उनके बीच की परपेंडिकुलर फोर्स। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, ओके, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम यहाँ पे इसकी फोर्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो फोर्स की वैल्यू हमने लिखा है कितना, IBL इनटू x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, b साइन थीटा। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम सॉल्व करें अगर, तो क्या हो जाएगी, ये IBL इंटू b साइन थीटा। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, L इंटू b। अब इस लूप का अगर एरिया हम निकालना चाहें तो एरिया इसकी कितनी हो जाएगी, एरिया हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा, एरियाज को अगर हम a से रिप्रेजेंट करें, a से, तो a इक्वल टू हो जाएगा L इंटू b, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ बराबर IBA साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला आ गया आपका IBA साइन थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे इस लूप में एक सिंगल टर्न ना हो, n टर्न्स हो, ठीक है, मतलब जो लूप में एक वायर हमने वुंड किया हुआ है, ये क्या है, n टर्न्स हो यहाँ पे, ठीक है, तो n टाइम्स हो जाएगा। तो आपका टाउ क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू NIAB साइन थीटा। तो ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या, कंक्लूजन क्या आता है
कि जब भी कोई करंट कैरिंग लूप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, उस पर टॉर्क लगता है ड्यू टू द कपल। तो यहाँ पे कपल F1 और F3 क्या बने, कपल फोर्स बना ले रहे हैं, जिसके वजह से ये यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर देता है। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। सो हम इसका टॉर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसका हम आपका क्रॉस सेक्शन व्यू अगर यहाँ पे देखें, जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने ले जाके रख दिया, इसको हमने बताया किस तरीके से रखा। ये इस तरीके से आपका लूप है, ए बी है, मान लीजिए सी डी। ए बी क्या लग रहा है पीछे की तरफ, सी डी पे क्या लग रहा है आगे की तरफ, ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड लग रहा है। तो इसको जब हम इस तरीके से देखेंगे, मान लो कुछ ऐसा पोजीशन है इसकी, तो इस पर अपवर्ड लगेगा, इस पर क्या लगेगा डाउनवर्ड लगेगा। तो हमने ये दिखा दिया, इस पर अपवर्ड F1 लग रहा है, इस पर F3 क्या लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स, जिसके वजह से अब ये ऐसे रोटेट करेगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। उस फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इसकी एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है, इसकी एक्सिस है, ये लाइन, ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है। लूप की क्या होगी, एक्सिस। लूप की एक्सिस क्या होती है, लूप के परपेंडिकुलर पास होने वाली लाइन। तो इस लूप के परपेंडिकुलर जो पास होगी, इसी को हम एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना है, ये हमने देख लिया थीटा सपोज किया। तो ये एंगल हमने कह लिया कि ये इतना बचा एंगल कितना अल्फ़ा है। तो हम थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 90, देन अल्फ़ा की वैल्यू 90 माइनस थीटा। उसके बाद ये अल्फ़ा है, तो ये यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। इस फोर्स को हमने, फोर्स लाइन ऑफ एक्शन को हमने एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद यहाँ से इन दोनों के बीच की यही डिस्टेंस क्या होगी, F1 और F3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हमने यक्स एज्यूम किया है। यक्स की वैल्यू में निकालनी, तो ये अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। देन यहाँ पे बेस निकालना, हाइपोटेनियस गिवन है बी, ओके। बी क्यों है, क्योंकि जब इसको इस तरीके से करोगे तो ये कौन सा ब्रेथ इसकी दिखाई देगी आपको, तो ब्रेथ हमने बी को दिखा दिया यहाँ पे। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस अपान बी। देन एक्स की वैल्यू आ गई बी कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से 90 माइनस थीटा रखा, देन ये साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे जब हम एंगल डिफाइन करते हैं, किसके साथ दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का, इसके एक्सिस के साथ एंगल कितना है, थीटा है, ये हम गिवन रखते हैं। देन जब हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, तो हमें पता है टॉर्क ड्यू टू द कपल क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। सो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ये आ गया आपका फॉर्मूला। और यहाँ पे एल बी लेंथ इनटू ब्रेथ की जगह पे हम एरिया ऑफ दैट लूप लिख सकते हैं। सो हमने ए यहाँ पे पुट कर दिया, ए साइन थीटा। देन अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है, तो देन एन आई ए बी साइन थीटा, ओके। तो इस तरीके से कंक्लूजन ये होता है बच्चों कि किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या करती है, उस पर टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, रोटेट करती है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि कब इस पर इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो आपने जैसे आपको याद होगा चैप्टर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था। मीन्स जब दो चार्ज होते थे, वहाँ पे दोनों सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के होते थे, उस चार्ज सिस्टम को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल। बट मैग्नेट में भी डायपोल होता है, कैसे, जैसे आप सोचो कि कोई भी अगर बार मैग्नेट है तो उसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक क्या होगा साउथ, तो दोनों क्या अपोजिट नेचर होता है। तो सो ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है, ओके। तो इसकी मैग्नेटिक डायपोल है, तो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी हमें कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अभी हम परमानेंट मैग्नेट की नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बता रहे हैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ऐसे कह सकते हो कंडक्टर्स या कॉइल्स जिसमें करंट पास करने पर क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स मैग्नेटिक ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। तो जैसे आपको याद होगा कि वहाँ पे हमने क्या लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रखा था, तो उस पर भी टॉर्क लग रहा था। जैसे एक फोर्स इधर लग रहा था, ये माइनस क्यू था, और यहाँ पे ये प्लस क्यू था, जिसकी वजह से एक फोर्स इधर, तो यहाँ पे हमने इसका टॉर्क निकाला था, कितना था, पी ई साइन थीटा, ओके। अब इसी से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लूप रख रहे हैं, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट कैरिंग लूप रख रहे हैं, करंट कैरिंग लूप रख रहे हैं आई, जिसमें करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है, ओके। तो इसमें ये भी क्या हो गया, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ कि नहीं,
बिकॉज इसमें जब करंट पास करते हैं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में खुद में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका क्या करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हमने कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो इस पर भी क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, जैसे यहाँ पे लगता था। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हमने निकाली, NIAB साइन थीटा, जहाँ पे आपको पता है n क्या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप है, I क्या करंट ऑफ द लूप, B मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे ये रखा हुआ है। उसके बाद क्या है, B के बाद है एरिया, किसका है, लूप का एरिया है ये। ओके, और साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है, तो एंगल है ये। ओके, तो देन यहाँ पे अब क्या होता है कि आपका देख सकते हो आप साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये वाला पार्ट जो है आप कहोगे, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है यम, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यम से। यम इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, NIA, ये होता है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, बिकॉज ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैग्नेट में ऑलरेडी डायपोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो सो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो कितना होगा, NIA। तो n क्या होगी, उस लूप की, करंट कैरिंग लूप की नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है उस लूप की करंट, A क्या है एरिया ऑफ दैट लूप। ओके, अब इसकी यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट जो होती है क्या होती है, कूलम इंटू मीटर, उसी तरीके से यहाँ पे इसकी यूनिट जो हो जाएगी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं, बट I का क्या हो गया एम्पियर, एरिया क्या क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिट हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई। सो अब यही फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, अगर हम इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यम ले लें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा टाउ इक्वल टू, यहाँ पे अब यम लिख सकते हैं हम, यम बी साइन थीटा, यम बी साइन थीटा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला PE साइन थीटा था, यहाँ पे क्या था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वहाँ पे क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और दूसरी चीज़, इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट में लिखें तो हम क्या लिखते थे, P क्रॉस E, बट यहाँ पे ऐसे लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर वेक्टर M क्रॉस B। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला ये आपका आ जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, देन नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, अब जैसे आपने फर्स्ट टाइम हो सकता है नाम सुना हो गैल्वेनोमीटर, या पहले से भी जानते होंगे। गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करती है। मींस स्मॉल करंट भी है तो भी उसको क्या करती है, डिटेक्ट करती है, मींस पता करती है कि इसमें स्मॉल करंट भी, इवन दैट स्मॉल करंट भी है तो उसको भी आपको डिटेक्ट करके बता देगी। ठीक है, बट अमीटर से क्या करते हैं, हम करंट को मेजरमेंट करते हैं, मीन्स उससे डिटेक्शन नहीं, क्या कर सकते हैं, उससे मेजरमेंट करते हैं। बट गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, करंट का सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हो, डिटेक्शन करते हो। ओके, तो यहाँ पे ये एक डिवाइस है, अब इस डिवाइस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे किस तरीके से डिवाइस वर्क करती है। तो बिकॉज अभी हमने जो रिसेंटली जो टॉपिक पढ़ा टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, उसी के प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर हमारा वर्क करता है। ठीक है, मीन्स क्या होता है, अब इसमें हम इसका अरेंजमेंट अब देखते हैं कि किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, देन इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दो जो है इस तरीके से कर्व मैग्नेटिक पोल होते हैं। ठीक है, दो मैग्नेट पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल, एक दूसरा हो गया साउथ पोल। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे आपका एक सिलेंड्रिकल एक्सिस होता है। ये सपोज करते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल एक्सिस है। ठीक है, अब इस सिलेंड्रिकल एक्सिस को हम यहाँ पे सस्पेंड करते हैं
वायर की हेल्प से, ठीक है। तो ये फास्फर ब्रॉन्ज की वायर होती है जिसकी हेल्प से हम इसको यहाँ पे सस्पेंड करते हैं। ये यहाँ पे नीचे यहाँ पे स्प्रिंग लगा देते हैं, देन ये इस तरीके से ये हमने यहाँ पे इसको क्या किया, सस्पेंड किया हुआ है। और इसी के ऊपर क्या होता है, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर की इस तरीके से हम बाइंडिंग कर देते हैं। ऐसे कई टन, ऐसे क्या किया हमने, कई टन इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से बाइंडिंग कर दिया। तो एक तरीके से ये क्या बन गई, रेक्टेंगुलर लूप बन गई आपकी, ठीक है। जब आप कॉपर वायर पे इसके ऊपर ऐसे बाइंडिंग करोगे तो क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगुलर लूप बन जाएगी। इस लूप में ही अब क्या होता है कि अब सपोज दैट इस लूप में करंट जैसे ही फ्लो करेगी तो ऑलरेडी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। इस मैग्नेट की वजह से ये नॉर्थ है, ये साउथ, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है ऑलरेडी। अब ये लूप हमने रेक्टेंगुलर लूप यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ओन किया हुआ है, ठीक है। और जैसे ही सपोज दैट इससे करंट पास हो गई थी, ये लूप क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और टॉर्क जैसे एक्सपीरियंस करेगी जिसकी वजह से ये रोटेट करेगी, तो सो हम करंट का डिटेक्शन करते हैं। तो यही गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो इसमें आपका होता क्या है कि यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी होती है और ये वायर से ये सस्पेंड होते हैं और ये कॉपर वायर की बाइंडिंग हो गई, ओके। देन ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप, टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, NIAB साइन थीटा, ये हो गई। इसकी वजह से क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। अब इसका अगर हम दूसरा फिगर एक बनाएं, क्रॉस सेक्शन फिगर, तो क्रॉस सेक्शन फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको हम इस तरीके से यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यह तो हम इसके साइड से देख रहे हैं। अब यहाँ से क्रॉस सेक्शन फिगर अगर इसका देखें तो क्रॉस सेक्शन फिगर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये आपको सिलेंडर जो आपने लगाया, सिलेंड्रिकल एक्सिस लगाई, वो आपको एकदम ऐसे सर्कल की तरह दिखेगी और इस पे इस तरीके से कॉपर वायर की ऐसे बाइंडिंग्स आपको दिखेंगी। ये कॉपर वायर की बाइंडिंग्स दिखेंगे इस तरीके से, इस पे यहाँ पे ओन्ड होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऐसे इस तरह, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे ऐसे ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ये कॉन्केव इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर हमेशा परपेंडिकुलर लगे, ठीक है। तो बिकॉज टॉर्क में जो आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, टॉर्क बराबर क्या था, टॉर्क के फॉर्मूले में टाउ इज इक्वल टू क्या था, NIAB साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रहे तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम थीटा की अगर वैल्यू हम क्या कर दें, 90 कर दें, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी होगी, NIAB, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पे ताकि इस कॉइल में टॉर्क मैक्सिमम हो, प्रोड्यूस हो, इसलिए इसको इस शेप का रखते हैं, कॉन्केव शेप का रखते हैं, ताकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हमेशा इस कॉइल पे ये क्या, हमेशा परपेंडिकुलर आप देख सकते हो यहाँ पे एक्ट करेंगे, ठीक है, या पास होंगे यहाँ पे। तो जिसकी वजह से इस शेप का बनाते हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एक हम ऐसे इस तरीके से स्केलिंग कर दें। गैल्वेनोमीटर में आपने देखा होगा एक इंडिकेटर लगा होता है, ये क्या करता है, ऐसे डिफ्लेक्ट करता है इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक इंडिकेटर इससे कनेक्ट करके हमने लगा दिया यहाँ पे, ये इंडिकेटर इस तरीके से लग गया। तो अब आप सोचो कि जैसे इस कॉइल में करंट हम प्रोवाइड करेंगे, अब सपोज़ ये सर्किट है, सपोज़ ये सर्किट आपकी स्विच है और यहाँ से ये आए और यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। इस सर्किट का हमें पता करना है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रही है नहीं, तो इस सर्किट को सीरीज में इस गैल्वेनोमीटर से ले जाके हम कनेक्ट कर देंगे। तो करंट अगर यहाँ पे होगी, सपोज स्विच ऑन किया, करंट अगर फ्लो कर रही होगी तो अब कहाँ से होके जाएगी, इस कॉइल से होके जाएगी। इस जो कॉइल है, गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है, इस कॉइल से होके जाएगी। और जब कॉइल से होके जाएगी तो कॉइल में क्या हो जाएगी, करंट। तो आप कहोगे ये करंट कैरिंग लूप हो जाएगा, जो कि कहाँ ऑलरेडी प्लेस है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जिसकी वजह से उस पर टॉर्क लगेगा कितना, टाउ इज इक्वल टू NIAB। और ये टॉर्क की वजह से अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो इसके साथ जो ये पॉइंटर लगा है
पॉइंटर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो पॉइंटर को हम नल पॉइंट पे दिखाते हैं। इनिशियली ये कहाँ पे है, ऐसे नल पॉइंट पे है। ठीक है, नल पॉइंट पे है। तो अब ये करंट के डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि ये किस डायरेक्शन, इधर रोटेट करेगा या इधर करेगा। ठीक है, मीन्स टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा या क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, ये डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो श्योर है कि या तो ये लेफ्ट में मूव करेगा या तो ये राइट में मूव करेगा। ओके, तो यही होता है आपका गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल में आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन डिटेक्ट द करंट ओके इन एनी सर्किट। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल आप लिखोगे, प्रिंसिपल में आप लिख सकते हो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल में आप लिखोगे इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when a current carrying loop placed in magnetic field it experience torque। ओके, नेक्स्ट अब इसके वर्किंग कंस्ट्रक्शन आप रेफरेंस बुक से लिख सकते हो। ठीक है, या एनसीईआरटी में भी गिवन है, वहाँ से लिख सकते हो। देन अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकली इसका प्रूफ करते हैं। ठीक, तो मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए क्या होगा, आप यहाँ पे पहले समझ लेते हैं हम कि ये जब इस पर टॉर्क लगता है ड्यू टू द करेंट, ये क्या करता है, रोटेट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो रोटेट करता है तो यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी होती है ये भी क्या उसके साथ क्या होता है, ये उसमें आपका ये स्प्रिंग जो होती है इसके साथ ऐंठ जाती है। ठीक है, तो ऐंठने का मतलब ये है कि जैसे आपने टॉयस में देखा होगा कि आप चाबी भरते हो। ठीक है, तो आपका फिर क्या स्प्रिंग में आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे स्प्रिंग है, ये लगा हुआ है, तो ये जब रोटेट करती है तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या होती है, उसका अपोज करती है। मीन्स इसमें रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल स्प्रिंग पढ़ा होगा, नॉर्मल स्प्रिंग में क्या होता है कि आप ये नॉर्मल स्प्रिंग है, लेकिन अगर आप इसको खींचते हो इस तरफ तो इसमें क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है कि नहीं। ओके, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में भी क्या होता है, स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब ये रोटेट करता है तो उसके जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये जो वैल्यू होती है इसके रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ सी, और इसको डिफ्लेक्टिंग टार्क बोलते हैं हम, टाउ डी। टाउ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गई NIAB। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, मीन्स इसी टॉर्क की वजह से ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये स्प्रिंग में उसी के साथ ये लगा हुआ स्प्रिंग है, स्प्रिंग में क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, उसके जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन में। तो ये तब तक आपका ये रोटेट करता रहेगा, ये आपका तब तक रोटेट करता रहेगा जब तक कि इसकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो हम क्या होता है स्प्रिंग में अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या होता है, अगर सपोज दैट 10 न्यूटन लगाए तो 10 न्यूटन में ऑब्जेक्ट कुछ दूर तक एक्सटेंड होगा, उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन रुक जाए, क्यों, क्योंकि जब जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, देन ये यहाँ पे रुक जाएगा। फिर आप और एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे तो और ज़्यादा स्ट्रेच होगा। उसी तरीके से यहाँ भी जितना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टार्क आप लगाते हो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। देन रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा होता है। ठीक है, मीन्स इसका डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा एंगल पे ये डिफ्लेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा एंगल, अब आप सोचो ये एंगल बनाएगा ना यहाँ से ये यहाँ डिफ्लेक्ट किया, क्या बनाया, एंगल बनाया यहाँ पे, तो ये एंगल पे डिपेंड करता है किसकी वैल्यू, रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू। तो जितना ज़्यादा आप डिफ्लेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा ये रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। देन टाउ सी इक्वल टू, ये आप इसको हटा दोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा, तो यहाँ स्मॉल के थीटा। स्मॉल के क्या होता है, इसे बोलते हैं टॉरिजन कांस्टेंट। स्प्रिंग की क्या होती है, टॉरिजन कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाती है आपकी के होता है, जहाँ के क्या है, टॉरिजन कांस्टेंट, टॉरिजन कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये के स्मॉल के टॉरिजन कांस्टेंट हो गई। देन ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आप नोट कर सकते हो। फिर जैसा कि हमने बताया कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल हो जाता है, आपके रिस्टोरिंग टॉर्क के। ठीक है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये क्या हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क।
दोनों की वैल्यू हमने निकाली, इसकी वैल्यू क्या होगी NIAB और इसकी वैल्यू क्या होगी स्मॉल के थीटा हो गई। देन अब I की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी K थीटा बाई ये हो जाएगा NAB। तो आप देख सकते हो एक करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या टोरिजन कांस्टेंट है, ठीक है। टोरिजन कांस्टेंट N क्या नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, A क्या एरिया ऑफ द लूप, B क्या मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीज़ जब भी उसमें डिफ्लेक्ट करेगी लूप तो ये सारे चीज़ कांस्टेंट रहेंगे, ओके। तो हम इसको हम क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर K अपान NAB इज इक्वल टू G और जिसको क्या बोलते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ से I इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इक्वल टू अब यहाँ से लिख सकते हो आप, ये इसके जगह पे आप क्या रख दो G रख दो, तो ये हो गया G थीटा। तो अब G बिकॉज कांस्टेंट है तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया थीटा हो गया, ओके। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो क्या है एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर थीटा हो रही है इसका मतलब वहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, ओके। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हम किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर से क्या कर सकते हैं करंट का डिटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही करंट अगर वहाँ पे होगी स्मॉल करंट भी होगी तो स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा, बस अंतर ये होगा ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में देगा। तो इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर से करंट का डिटेक्शन करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक बच्चों गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या होता है, मीन्स कोई भी मेजरिंग डिवाइस है ये उसकी सेंसिटिविटी का मतलब यही होता है कि वो कितनी कम वैल्यू को कितना एक्यूरेट मेज़र कर सकती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ज्वेलर्स जो होते हैं, ज्वेलर्स की दुकान पे जो उनका बैलेंस होता है वो मिलीग्राम तक भी कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। बट जो नॉर्मल बैलेंस होते हैं वो ग्राम या केजी में ही कैलकुलेट कर पाते हैं। तो मीन्स जो आपका ज्वेलर्स का आपका बैलेंस है ये क्या होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। मीन्स बहुत कम मास को क्या कर पाता है मेज़र कर पाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी देखते हैं, मीन्स ज़्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है इसका मतलब क्या हो रहा है ज़्यादा सेंसिटिविटी है उसकी, इसका मतलब ये है कि बहुत ही स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा कि वहाँ पे करंट है या नहीं है, ठीक है। किसी सर्किट में बहुत स्मॉल मीन्स मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो कर रही है तो उसको भी वो मेज़र कर सकता है अगर आपका गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर कम सेंसिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है वो मिली एम्पियर तक करे, माइक्रो एम्पियर की करंट को डिटेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो सेंसिटिविटी देखते हैं क्या होता है। तो सेंसिटिविटी को हम लोग SI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहेंगे सेंसिटिविटी ऑफ एनी गैल्वेनोमीटर डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉर द यूनिट करंट मीन्स थीटा बाई आई, ओके। तो थीटा बाई आई की वैल्यू SI इक्वल टू थीटा बाई आई, ये हो जाएगी इसकी सेंसिटिविटी। तो अब यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसा कि अभी हमने I की वैल्यू निकाली है K थीटा अपान NAB, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देन SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये SI इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू रहने देते हैं। देन I की वैल्यू K थीटा बाई NAB, थीटा से थीटा कैंसिल, देन ये हो जाएगा NAB अपान K। मीन्स सेंसिटिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड वेयर द लूप इज प्लेस्ड। K क्या है टोरिजन कांस्टेंट, स्प्रिंग जो उसमें लगी है जिसमें रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा उसका क्या होता है टोरिजन कांस्टेंट होता है। तो इस टोरिजन कांस्टेंट जितना हम लेस रखेंगे इसकी सेंसिटिविटी इतनी ही क्या होगी हाई होगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसके लिए यूज़ करते हैं फास्फर ब्रांच, स्प्रिंग का जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो फास्फर ब्रांच यूज़ करते हैं बिकॉज उसकी जो टोरिजन कांस्टेंट होती है वो लीस्ट होती है, मीन्स मिनिमम होती है, ओके। देन नेक्स्ट, और अब इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के सिर्फ दो तरीके आपके पास हैं, दो मेथड हैं।
पहला है मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखिए, जो लूप का जो जहाँ पे लूप आपने रखा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रखिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके। और दूसरी है कि आपका टोरिजन कांस्टेंट जो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मटेरियल जिससे स्प्रिंग बनी हुई है, जो उसको क्या कर रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, उसकी टोरिजन कांस्टेंट क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, इसलिए फास्फर ब्रांच हम यूज़ करते हैं, ओके। और दूसरी एन और ए को भी आप इंक्रीज़ करके इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो, बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके। और दूसरा है एरिया आपने बढ़ाया, एरिया आपने बड़ा कर दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इनको आप इंक्रीज़ करोगे नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया को, तो उसके आपके साइड इफ़ेक्ट भी, लिमिटेशन है एक तरीके से। बट मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करिए या टोरिजन कांस्टेंट को डिक्रीज़ करते हैं तो परफेक्टली जो होता है इसकी सेंसिटिविटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, ओके। देन नेक्स्ट, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, मीन्स गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी बस सेम, आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए भी सेम है, इसको एसवी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर फॉर पर यूनिट वोल्ट पोटेंशियल, फॉर पर यूनिट पोटेंशियल। तो यहाँ लिखेंगे थीटा अपान बी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी बराबर आई आर, तो देन थीटा इज इक्वल टू थीटा अपान एस बी इक्वल थीटा अपान बी बाई द डिफिनेशन। देन थीटा अपान बी की जगह पे आई आर, देन आई की वैल्यू फिर से यहाँ से जैसे हमने पुट किया था ये पुट करते हैं, देन एस बी इक्वल टू थीटा अपान आर को यहाँ पे रहने देते हैं, देन आई की वैल्यू फिर से हम यहाँ पे रखेंगे के थीटा बाई एन ए बी, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल, देन एस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बी बाई स्मॉल के आर, ये स्मॉल के। तो ये आपका हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आपका सेम मेथड से आप इंक्रीज़ कर सकते हो, मींस टोरिजन कांस्टेंट को घटा के और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करके, और दूसरी चीज़ जो उसमें लूप में वायर यूज़ कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस मिनिमम रख के, इसलिए हम उसमें कौन सा यूज़ करते हैं वायर, कॉपर वायर, ओके। अगर कॉपर के बिकॉज जो होती है रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, मीन्स रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, कंपेयर टू द एल्युमिनियम या अदर मटेरियल्स, बट सिल्वर से यहाँ पे इसकी ज़्यादा ही होती है, ओके। तो ये हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हो गई आपकी करंट सेंसिटिविटी, ओके। देन इस तरीके से आपका एक डिवाइस कंप्लीट होता है, आपका गैल्वेनोमीटर, जिससे कि आप करंट का डिटेक्शन करते हैं, ओके। देन आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ओके। थैंक यू।